हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? कल वाले लेक्चर को एक्सेस कर लिया था? होप सो आपने कर लिया हो, समझ आ गया हो। सो कल का हमारा जो टॉपिक था वो था सर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स। सो आज अपन नेक्स्ट स्टेज और वीकेंड से लास्ट स्टेज ऑफ द चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सर बेसिक और इम्पोर्टेंट पार्ट कॉल्ड एज बैलेंस शीट। सर आज का लेक्चर जो हमें समझना होगा ना, वो हमें समझना होगा हाउ टू प्रिपेयर्स द बैलेंस शीट। कल वाले क्वेश्चंस में वो ठीक है, क्वेश्चंस मेंशन हुआ प्रिपेयर्स द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ XYZ। आज क्या पूछेगा हमसे? आज पूछेगा प्रिपेयर्स द बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट्स का वही फॉर्मेट हम समझना होगा। तो विल ट्राई कि एक लेक्चर में सर आप पूरे फॉर्मेट को समझ लें, उसके शेड्यूल को समझ लें और फिर क्वेश्चंस की हेल्प से अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बना लें। चलो जी, तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक अपना होगा सर बैलेंस शीट ऑफ ए बैंक। बैलेंस शीट ऑफ बैंक है क्या सर? वही अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है सर इनकी बैलेंस शीट बनाने का। क्या है? एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है और वो हमने समझना है कि सर वो फॉर्मेट हमें क्या कहता है। चलो जी, फॉर्मेट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, एज ऑन लिख सकते हैं आप 31 मार्च 2021। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। लायबिलिटी शेड्यूल नंबर, ध्यान है ना, कल आपने जिक्र किया था कि सर वैसे तो टोटल देयर आर 19 शेड्यूल्स, लेकिन हमारे एग्जाम पर्पज से हमें 16 शेड्यूल याद रखने हैं और आउट ऑफ 16 शेड्यूल 13, 14, 15, 16 को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर। 13, 14 बिलोंग्स टू द इनकम, 15, 16 बिलोंग्स टू द एक्सपेंसेस। तो सर बैलेंस शीट के जो शेड्यूल्स है ना वो है 1 से लेकर 12, 1 से लेकर 12। तो आज हमें सर 1 से लेकर 12 शेड्यूल्स को डिस्कस करना है कि इन शेड्यूल में सर क्या क्या आएगा, किस तरीके से मैं अपने क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकता हूं। ये सारी बातें अपने को आज करनी है। चलो जी, अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 21 और अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020। फॉर्मेट ये होगा। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए 1 साल की बैलेंस शीट बन जाएगी, लायबिलिटी देन एसेट्स, जैसा कंपनी का फॉर्मेट होता था। चलो जी, ठीक है। अगर आप लायबिलिटी साइड की बात करें तो आउट ऑफ फर्स्ट 12 पहले जो 5 हेड हैं या शेड्यूल्स हैं बिलोंग्स टू द लायबिलिटी, बिलोंग्स टू द लायबिलिटी। तो सर पहले हम इन 5 हेड को, 5 शेड्यूल्स को समझ लेते हैं, उसके बाद आप एसेट्स की बात करेंगे कि सर एसेट्स को मुझे किस तरीके से इनिशिएट करना है। चलो जी, सबसे पहले हेड की बात करते हैं। एक बार आप फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करेंगे कि सर इनके अंदर क्या हो सकता है। दिस विल बी योर टोटल लायबिलिटी, दिस विल बी योर टोटल लायबिलिटी। चलो जी, देन हम पहुंच जाएंगे एसेट्स के ऊपर। 6, 7, 8, 9, 10, 11। चलो जी, 6 to 11, 6 to 11 जो हेड होगा हमारा या जो हमारे शेड्यूल्स होंगे वो बिलोंग करेंगे हमारी एसेट्स को, बिलोंग्स टू द एसेट्स, ठीक है सर। टोटल 12 शेड्यूल्स हैं जो बैलेंस शीट को गवर्न करते हैं, जिसमें से पहले 5 हेड जो हैं वो लायबिलिटी के और जो 6 to 11 है वो किसी के किस चीज़ के हमारे पास, एसेट्स के। अब किसी किसी को लग रहा होगा कि सर आपने यहाँ 12 लिखा है वो 11 हुए हैं, तो यस ये बिल्कुल सही है। शेड्यूल नंबर 12 बिलोंग्स टू द कंटीजेंसी, अदर ऑब्लिगेशंस, बिल्स फॉर कलेक्शन, गारंटी ETC। ध्यान आ गया? सारे पॉइंट अपने पढ़े हुए हैं कि मैंने गारंटी दिया है, मैंने एंडोर्समेंट किया है, मेरे ऊपर कोई ओब्लिगेशंस है, कोई बिल फॉर कलेक्शंस है। सर ये ओब्लिगेशंस क्या है? आपने फाइंड आउट किया था एक दिन किसी न किसी लेक्चर में
कि सर ये ना तो मेरे लिए एसेट्स हैं ना मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो इनका होना मेरी बैलेंस शीट के स्टेटस को कभी भी अफेक्ट नहीं करता है। ये चीजें हैं तो अलग बात है, नहीं है तो भी एक ही बात है, कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता है शेड्यूल नंबर 12 के होने या ना होने से। तो होगा क्या सर, पहले 5 का टोटल होगा, देन 11 तक का टोटल होगा, और ये जो टोटल है सर हमारा यहां पर ये वाला 5 हेड का, और ये उसके बाद 6 से 11 का, सर ये क्या करेगा, ये मैच करेगा, ये यहां से क्या करेगा, टैली, पहले 5 शेड्यूल उसके बाद 6 से 11 शेड्यूल्स, और 12वें शेड्यूल्स में हम नीचे लिख देंगे फिर क्या, वही वाले पॉइंट्स कि सर कंटीजेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस, कंटीजेंट थोड़ा सा ज्यादा ही नीचे हो गया, चलो कोई बात नहीं, कंटीजेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस। तो सर दिस विल बी द फॉर्मेट ऑफ आवर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाए, पहले 5 हेड, देन 6 से लेके 11 हेड, और 12वां हेड जो मेरी बैलेंस शीट के टोटल के बाद लिखा जाएगा। आपका जो बैलेंस शीट मैच करेगा वो पहले 5 हेड से और 6 से लेके 11 अगले 6 हेड से, पहले 5 शेड्यूल अगले 6 शेड्यूल मैच करेंगे। 12वें शेड्यूल में सर मैं जनरली इंफॉर्मेटिव होने की वजह से बताऊंगा आप लोगों को कि कितने बिल्स फॉर कलेक्शन मेरे पास आए हुए हैं, कितना गारंटी मैंने लोगों के बिहाफ पे लिया हुआ है। चलो जी, तो अब हमने 12 शेड्यूल्स को पढ़ना है कि सर ये 12 शेड्यूल्स क्या कहते हैं। 12 शेड्यूल्स में देखिए सर लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी हम इतने 3-4 सालों से अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो हम समझ सकते हैं सर लाइबिलिटी क्या होती होगी एक बैंक की। चलो जी, सबसे पहले जब भी लाइबिलिटी साइड की बात आती है तो हम जिक्र करते हैं सर शेयर्स कैपिटल का। तो सबसे पहला जो हेड होगा वो होगा शेयर्स कैपिटल, ठीक है ना, कि बैंक का कैपिटल कितना है, बैंक का कैपिटल कितना है, सबसे मेजर हेड, ये सबसे पहला हेड होगा हमारा क्या, शेयर्स कैपिटल। सेकंड सर, सेकंड होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, सेकंड में क्या आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। चलो जी, बैंक के पास जनरल रिजर्व है, स्टैच्यूटरी रिजर्व है, कल आपने देखा था अपने क्वेश्चंस में क्या, एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू केप्ट 25% ऑफ दियर प्रॉफिट इन स्टैच्यूटरी रिजर्व्स। चलो जी, वापस से डिस्कस करेंगे आज उस बात को। तो सर सेकंड हेड में क्या आ जाएगा, सभी रिजर्व्स एंड सरप्लस। तीसरे शेड्यूल की बात करेंगे तो सर आ जाएगा डिपॉजिट। बैंक का बेसिक फंक्शन क्या था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। पहले लेक्चर में आपने देखा था कि व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द बैंक, इट्स सर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो जो जो पैसा आपने डिपॉजिट की फॉर्म में एक्सेप्ट किया हुआ है सर वो आपकी लाइबिलिटी है। शेड्यूल नंबर 4 बोरोविंग्स। शेड्यूल नंबर 4 क्या, बोरोविंग्स। डिपॉजिट और बोरोविंग में क्या फर्क था सर, डिपॉजिट आपने अपनी सरप्लस ज्यादा होने पर मेरे पास की है, और बोरोविंग सर मैंने एज पर माई रिक्वायरमेंट मैंने बोरोविंग किया है। चलो जी, और फिफ्थ में लिख दो सर अदर लाइबिलिटी। फिफ्थ में आप डाल दो क्या, अदर लाइबिलिटी। अब सर जो बच गया है, जो आपको लगता है ना आपकी कैपिटल है, ना आपका रिजर्व है, ना आपका डिपॉजिट है, ना आपका बोरोविंग्स है, सर वो क्या आ जाएगा, अदर लाइबिलिटी। कॉमन एग्जांपल सर आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो सर ऐसी ऐसी लाइबिलिटी होगी तो आप सर उसको शेड्यूल नंबर 5 में डालना क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। चलो जी, तो ये थे मेरे लाइबिलिटी साइड के शेड्यूल्स। पहले पांच जो शेड्यूल्स हैं वो आपकी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड को बिलोंग करेंगे। सबसे पहले शेयर्स कैपिटल, सेकंड टाइम रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड टाइम डिपॉजिट, फोर्थ टाइम बोरोविंग्स, और फिफ्थ टाइम क्या, अदर लाइबिलिटी। सर इट विल बी बेटर क्या कि हम इन पांचों को अभी की अभी साथ में ही समझ ले। चलो जी, ताकि लाइब्रेरी वाला साइड वाला कॉलम जो है ना वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक देना मेरे को, एक अर्जेंट कॉल है कोई। हाँ जी, हाँ जी। तो वापस से इनिशिएट करते हैं सर अपने जहाँ से पूरा था। तो मैं आपको ये कह रहा था क्या कि आप अपने लाइब्रेरी साइड के से पहले 5 मिनट को आप डिस्कस कर लेते हैं।
डन। ये लो जी, सबसे पहले बात जिक्र कर लेते हैं सर शेयर्स कैपिटल का। कोई बहुत ज़्यादा तंग करने वाला शेड्यूल नहीं है हमारे पास, बड़ा सिंपल सा ही है। होगा तो किसी भी क्वेश्चंस में या किसी भी ट्रायल बैलेंस में बड़े साफ साफ शब्दों में होगा कि ये शेयर्स कैपिटल है। तो इन चीज़ों के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा वेटेज देना नहीं चाहूँगा, लेकिन इन केस जिक्र हो क्वेश्चंस में तो हम लिख सकते हैं सर क्या कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है और उसके बाद इशूड एंड पेड अप कैपिटल कितना है। इशूड एंड पेड अप कैपिटल कितना है, तो हमारे लिए बिल्कुल भी नया पॉइंट नहीं है ये। जब भी आप लाइबिलिटी साइड की बात करेंगे तो सबसे पहले सर बैंक का शेयर्स कैपिटल आ जाएगा कि कितना शेयर्स कैपिटल उसके पास है। हाँ, हो सकता है मैं जानबूझ के आपको कहूँ कुछ कॉल्स इन एरियर है, वैसे तो मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। कॉल्स इन एरियर प्लस शेयर फॉरफीचर, फाइनली जो हमारा शेयर्स कैपिटल में अमाउंट आता था ना, वो इन तीन चीजों से मिलकर आता था कि आज के दिन हमारे कितने शेयर्स मार्केट में इशूड है, माइनस कॉल्स इन एरियर अगर कोई है तो प्लस शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट्स। सर ये जो अमाउंट है ये मेरी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा कहाँ पर, शेयर्स कैपिटल में दिस वे। लेकिन अगर मैं अपने क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो इतना कुछ डिटेल्ड उसमें नहीं होने वाला है। सिंपल ही मैं आपको कहूँगा ट्रायल बैलेंस बनाया और मैं आपको कहूँगा क्या कि शेयर्स कैपिटल है 1 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू 10 ईच, दैट इज 10 लाख, और आपने उठा के उसको क्या कर देना है, पिक एंड ड्रॉप कर देना है लाइब्रेरी वाले अमाउंट्स में। तो ये मेरा पहला हेड होने वाला है जहां पर मेजर मेरे लिए कुछ नहीं है सीखने के लिए। चलो जी सेकंड बात कर लेते हैं। सेकंड शेड्यूल हमारा क्या था सर, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस सर ये लो जी, अब ये भी मेरे पास बड़ा पुराना टॉपिक है रिजर्व एंड सरप्लस। सर क्या क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, जनरल रिजर्व अगर कुछ हम बनाते हैं तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के नाम से कोई बैलेंस हो सकता है। तीसरा स्टैच्यूटरी रिजर्व, ठीक है ना, कि कोई ना कोई स्टैच्यूटरी रिजर्व। आपने कल देखा भी था क्या सर, यहां पर आप नोट डाल सकते हैं क्या कि एवरी बैंक is required to transfer 25% of current year profit in statutory reserve, ठीक है ना। कल अपन एक पॉइंट देखा था क्या, स्टैच्यूटरी रिजर्व, और वहां पर आपने देखा भी था क्या कि सर सेक्शन 17 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एक कंपल्सन डालता है हर एक बैंक के ऊपर कि उनको अपने करंट ईयर के प्रॉफिट का 25% कहाँ डालना पड़ेगा, स्टैच्यूटरी रिजर्व में डालना पड़ेगा। ठीक है सर। फिर लास्ट टाइम ऑफलाइन क्लास में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन रेज किया कि सर ये रिक्वायरमेंट क्यों है। सर देखो, कोई भी रिजर्व बनाने की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, बेसिकली वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या ज़्यादा सेफ गार्ड करने के लिए ही होते हैं, ताकि किसी भी मजबूरी में, किसी कंटिजेंसी में, किसी एक्सपेक्टेड लॉस को हम इस अमाउंट से क्या कर सकें, रिकवर कर सकें। तो उसी बात को ध्यान में रख के ये कंपल्सन इम्पोज की गई है आपके ऊपर क्या कि सर 25% ऑफ एवरी ईयर प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर दो, स्टैच्यूटरी रिजर्व में आप क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। चलो जी, उसके बाद अगर आप बात देखते हैं तो सर कैपिटल रिजर्व और एनी अदर रिजर्व। सर एडवांस काउंट हम पढ़ रहे हैं तो इतना हमारा अब लेवल हो गया होगा कि सर ट्रायल बैलेंस में हम ट्रायल बैलेंस को स्टडी करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि सर ये चीज जो है ये रिजर्व ही लग रहा है। ये क्या लग रहा है, रिजर्व। एक क्वेश्चन और मेरे को ध्यान आया इस बात से, क्या लास्ट टाइम सर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन रेज किया कि सर क्या हो अगर आपका करंट ईयर का प्रॉफिट की जगह करंट ईयर में आपको लॉस हो जाए। तो इफ देयर इज लॉस इन करंट ईयर, अगर करंट ईयर में किसी भी तरीके से आपको कोई लॉस है तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको स्टैच्यूटरी रिजर्व बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों सर, रिक्वायरमेंट जो है ना वो करंट ईयर के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग है कि करंट ईयर में जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 25%। लेकिन सर अगर करंट ईयर में प्रॉफिट ही नहीं है तो फिर इसका मतलब हमें रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है। चलो जी, उसके अलावा लास्ट पॉइंट में मैंने लिखा एनी अदर रिजर्व। सर इसका मतलब होगा क्या कि
उसके अलावा और कोई भी रिजर्व हो सकता है, कोई स्पेसिफिक रिजर्व हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो सकता है, कोई भी एनी काइंड ऑफ रिजर्व। चलो जी, तो शेड्यूल नंबर 3 की बात करते हैं, कोल्ड एज डिपॉजिट। तो नेक्स्ट शेड्यूल इज डिपॉजिट। चलो जी, जैसे अपने को पता है डिपॉजिट और लोन दो बेसिक फंक्शन है सर बैंक के, तो इसलिए सर शेड्यूल नंबर 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सर अभी तो हमें क्या समझना है वापस से वही कि सर इस शेड्यूल में कौन कौन सी आइटम आए। तो डिपॉजिट किस नाम से हो सकता है सर? सेविंग अकाउंट के नाम से हो सकता है बैंक में। बैंक में जो डिपॉजिट ले रहे हैं हमारा सर किस किस नाम से ले रहे हैं? पहला सेविंग अकाउंट, दूसरा सर उसके बाद करंट अकाउंट, तीसरा सर फिक्स्ड डिपॉजिट, और फोर्थ क्या सर हमारे पास रेकरिंग डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट 4। उसके बाद सर एनी अदर फॉर्म्स हो सकती है टाइम सर्कुलेशंस में। मैंने जब आपको पहले दिन करवाया था तो मैंने एक होम सेफ सेविंग, चलो जी, तो दिस कैन बी द डिपॉजिट। बैंक में लोग किस किस नाम से पैसा जमा करवा सकते हैं, किस किस नाम से पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं, उसकी जो मेजर फॉर्म सर्कुलेशंस में है वो अपन ने यहाँ पर लिखी। हमारे क्वेश्चन में भी सर इन्हीं मेजर फॉर्म में से कुछ होना है। चलो जी, तो अगर इसमें से ट्रायल बैलेंस में मुझे कुछ भी दिखेगा तो अपने को समझ आएगा कि दिस इज द लायबिलिटी ऑफ द बैंक। कोई करंट की बात नहीं हो रही है, कोई नॉन करंट की बात नहीं हो रही है, सेविंग है, आपका सेविंग में पैसा है, करंट अकाउंट में पैसा है, एफडी में पैसा है, आरडी में पैसा है, सब बैंक के लिए क्या है सर? ये लायबिलिटीज हैं। चलो जी, तीसरी के बाद अब बात करते हैं सर नेक्स्ट शेड्यूल कॉल्ड एज बोरोविंग्स, कॉल्ड एज बोरोविंग। चलो जी, डिपॉजिट और बोरोविंग्स दोनों ही पैसा बैंक ने देना है। डिपॉजिट लोगों ने किया हुआ है, बोरो हम एज पर आवर रिक्वायरमेंट कर रहे होते हैं। तो बोरोविंग के अंदर क्या होगा सर? पहला ही पॉइंट, बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई। हो सकता है आरबीआई से मुझे पैसा बोरो करना पड़े। इकोनॉमिक्स में कभी आप पढ़ते थे फंक्शन ऑफ द आरबीआई, तो आप वहां पर भी पढ़ते थे लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, ऐसा कुछ। तो वही वाली बात है सर, बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई। किसी भी बैंक ने अगर आरबीआई से फॉर द टाइम बिंग पैसा बोरो किया हुआ है तो वो उसको कहाँ डालेंगे सर? शेड्यूल नंबर 4 में डालेंगे। उसके बाद हो सकता है बोरोविंग फ्रॉम अदर बैंक्स, बोरोविंग फ्रॉम अदर बैंक्स। हो सकता है बोरोविंग फ्रॉम फॉरेन, बोरोविंग फ्रॉम फॉरेन। और उसके बाद किसी भी बात को खत्म करने का तरीका क्या है सर? अदर्स। किसी भी बात को खत्म करने का तरीका क्या है? अदर्स। तो आप यहां पर भी लिख सकते थे सर अदर्स। चलो जी, तो शेड्यूल नंबर 3 और 4 वैसे सेम से है कि दोनों बार बैंक को पैसा मिला हुआ है जो उसे रिटर्न करना है, लेकिन यहां पर सर लोगों ने बैंक में पैसा जमा करवाया है, किस किस नाम से जमा करवाया है, ठीक है ना। कोरिलेशन भी था सर, कल आपने पढ़ा था शेड्यूल नंबर 15 एक्सपेंस। सर इन चीजों के ऊपर जो एक्सपेंस होगा, इन चीजों के ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर, वो कहां चला जाएगा? शेड्यूल नंबर 15 में चला जाएगा। चलो जी, शेड्यूल नंबर 4 बोरोविंग्स, बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, बोरोविंग फ्रॉम अदर बैंक्स, बोरोविंग फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बोरोविंग फ्रॉम फॉरेन या अदर्स। ये सब सारी चीजें मेरी कहाँ जाएंगी सर? शेड्यूल नंबर 4 में आ जाएगी। फाइनली शेड्यूल नंबर 5 और लास्ट शेड्यूल ऑफ आवर लाइब्रेरी साइड, उसको हम स्टडी कर लेते हैं कि क्या होगा सर उसमें। शेड्यूल नंबर 5 अदर लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटी क्या क्या हो सकता है सर अदर लाइबिलिटी में? अदर लाइबिलिटी का सबसे पहला पॉइंट होगा आपका रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, ठीक है ना। हमने समझा था सर पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में कि जो बिल मेरे पास डिस्काउंट होने के लिए आता है, कई बार ऐसा पॉसिबल है कि उसकी कुछ इनकम बिलोंगिंग टू द नेक्स्ट ईयर हो, इसीलिए सर वो मेरी क्या बन जाएगी? करंट लाइबिलिटी इफेक्टिवली बन जाएगी, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट्स। उसके बाद सर इंटरेस्ट, देखो ना, इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस है, ये बात तो आप मानते ही हैं। हो सकता है ना कुछ इंटरेस्ट एक्रू हो रखा हो,
बट नॉट पेड, कुछ इंटरेस्ट एक्रू हो रखा है लेकिन मैंने अभी तक पे नहीं किया है। उसके बाद सर कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी देनी बाकी है, रेंट देना बाकी है, बिजली का बिल देना बाकी है, अदर कुछ भी देना बाकी है एक्सपेंस वाइज, तो सर वो आपके लिए क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। पॉइंट नंबर 4, प्रोविजन फॉर टैक्स। पॉइंट नंबर 4, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। जितना भी टैक्स, कल आपने क्वेश्चन किया था या समझने की ट्राई की थी कि किस तरीके से प्रोविजन फॉर टैक्स को कंप्यूट किया जाए, तो जितना भी प्रोविजन फॉर टैक्स कंप्यूट किया गया है वो बैंक के लिए क्या बन जाएगी सर, करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट नेट, ठीक है सर, नाम थोड़ा सा अलग है, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट क्या, नेट। मैं बात कर रहा हूं लाइबिलिटी साइड की, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि मुझे पैसे देने हैं। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट क्या, कौन सा ऑफिसर कौन सी एडजस्टमेंट, तो कौन सा ऑफिस कौन सी एडजस्टमेंट, इसके आप सिंपल सा एग्जांपल ले, एटीएम वाला, ठीक है ना, एटीएम वाला एग्जांपल आप कंसीडर करें कि आप लोगों को क्या लगता है, आप ये जो बैलेंस शीट बना रहे हैं या आप बना रहे हैं एसबीआई की, आप ये बना रहे हैं किस चीज का, एसबीआई का बना रहे हैं, चलो जी। लेकिन अब कंसीडर कीजिए आप मेरे बैंक अकाउंट को, मेरा एसबीआई में बैंक अकाउंट है, मेरा बैंक अकाउंट एसबीआई में ही है, ठीक है ना, तो एटीएम कार्ड भी मेरे पास एसबीआई का ही होगा, पक्की बात, यस सर, का बैंक अकाउंट अगर एसबीआई का है तो कार्ड भी एसबीआई का होगा। लेकिन मेरे घर के नियर बाय जो एटीएम है वो है सर पीएनबी बैंक का, मेरे घर के नियर बाय जो एटीएम है वो किस चीज का है, पीएनबी बैंक का। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या मैं मेरे घर के नियर बाय एटीएम पीएनबी बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकता हूं या नहीं कर सकता? क्या वो एटीएम वाली मशीन मना कर देगी, नहीं जी नहीं, आप एसबीआई के कस्टमर हो सो एसबीआई के एटीएम में जाओ? सर ऐसा नहीं है, पीएनबी की एटीएम मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, वो इमीडिएटली कार्ड एक्सेप्ट करेगा एज पर माई रिक्वायरमेंट, अगर उसमें पैसा है तो वो मुझे निकाल के देगा। चलो जी, अब हुआ क्या, मैंने 10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन किया, एसबीआई में अकाउंट होने के बावजूद मैंने पीएनबी की एटीएम से 10,000 रुपये निकाल ले, चलो जी मुझे 10,000 मिल गए, मेरे अकाउंट में से जो माइनस होगा वो हो जाएगा 10,000। लेकिन अब कंसीडर करें, क्या इस वजह से एसबीआई और पीएनबी का कोई हिसाब किताब चालू हो गया या नहीं हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल चालू हो गया। इस ट्रांजैक्शन के बाद क्या होगा, पीएनबी बैंक मांग रहा है पैसे किससे, एसबीआई से, तो एसबीआई के लिए वो क्या होगी सर, एसबीआई के लिए वो लाइबिलिटी हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, कि हम आपस में इंटर ट्रांजैक्शन चलती रहती है, एसबीआई वाले पीएनबी में, पीएनबी वाले एसबीआई में, सर पूरा साल ऐसा ट्रांजैक्शन होता रहेगा और उसके बाद हम हिसाब किताब कर लेंगे किस बैंक को क्या देना है और किस बैंक को क्या लेना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं लाइबिलिटी साइड की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब एसबीआई को पैसा देना है अदर बैंक्स का, क्यों, क्योंकि एसबीआई के कस्टमर ने सर वहां से क्या निकाला होगा, अमाउंट निकाला होगा। सर दिस इज कॉल्ड इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट। उसके अलावा इस बात को खत्म करने के लिए आप क्या लिख देते हैं, अदर्स लिख देते हैं। सर उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जो बैंक की अदर लाइबिलिटी हो, फॉर एग्जाम्पल बिल्स पेबल, कोई बिल पेबल है बैंक के अगेंस्ट में, तो सर ऐसे ऐसे और पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि हम जैसे ही ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि दीज आर द लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। और लाइबिलिटी में क्या सर, पहली 4 तो स्पेसिफिक थी ना, कैपिटल, रिजर्व, डिपॉजिट और बोरोविंग्स, अदर नाम ही अदर है सर। अब जो बच गया और मेरे को लग रहा है ये लाइबिलिटी है बैंक की, तो इसका मतलब सर वो क्या होगी, अदर लाइबिलिटी। तो ये था मेरी बैलेंस शीट का हाफ पोर्शन, दैट इज लाइबिलिटी वाली साइड, जिसके अंदर 5 शेड्यूल हैं। इसको याद करने के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको ये इसी तरीके से लर्न तो करना ही पड़ेगा कि पहला शेयर्स कैपिटल है, दूसरा रिजर्व है, तीसरा डिपॉजिट है, चौथा बोरोविंग है और 5वां क्या है, अदर लाइबिलिटी है। चलो जी, लाइबिलिटी साइड को ओवर करने के बाद एसेट साइड की तरफ मूव करते हैं। चलो जी, 6th, अब जैसे ही आप एसेट साइड के ऊपर आ जाएंगे तो अपने को भी पता है सर कि
वही कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये चीजें क्या होती है सर? एसेट्स। तो 6 होगा कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद आरबीआई। 6 शेड्यूल हमारा कौन सा होगा? 6 शेड्यूल होगा हमारा कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद आरबीआई। अभी आपने देखा था ना कि हर एक बैंक को आरबीआई के पास कुछ ना कुछ पैसा रखना पड़ता है, कुछ उसके पास कैश इन हैंड होता है सर, वो मेरी बेसिकली क्या है? वो हमारे लिए एसेट्स है। 7th की बात करते हैं सर। 7th की बात करोगे तो बैलेंस विद अदर बैंक, बैलेंस विद अदर बैंक एंड मनी एंड शॉर्ट नोटिस एंड, इसको हम एक बार थोड़ा सा वो कर देते हैं, तो स्पेस का दिक्कत होगा होगा। और अभी तक तो मेरे पास ये फ़ॉन्ट के रिगार्डिंग भी एक क्वेरी आ चुकी है कि सर फ़ॉन्ट छोटा है, तो ज़्यादा फ़ॉन्ट बड़ा करने का ना प्रॉब्लम अकाउंट्स में यही हो रहा है आप लोगों को या मुझे, क्या कि सर क्वेश्चन हमारा ना एक वाइट बोर्ड पे पूरा कंसाइज नहीं हो पाते हैं। चलो कोई बात ना। बैलेंस विद अदर बैंक एंड मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस, और शॉर्ट नोटिस, ठीक है ना। ये बैंकों का एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है कि मैंने आपको पैसा दिया हुआ है एट कॉल, आप मुझे क्या करेंगे, यानी लोन पेबल ऑन डिमांड, अमाउंट कम होता है। तो पॉइंट नंबर 6 जो मेरा था वो था, यहां से मैं इसको अलग कर रहा हूं, कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद आरबीआई। और 7 में क्या है मेरे पास? बैलेंस विद बैंक एंड मनी एंड कॉल और शॉर्ट नोटिस। यानी 6 में 2 चीजें आ गई सर, आपके पास जो पैसा है वो, आपका पैसा जो आरबीआई में है वो। 7th में क्या आ जाएगा? आपका पैसा जो अदर बैंक्स में है वो, और आपका पैसा जो शॉर्ट नोटिस पे आपको मिल सकता है वो। सर ये 6th और 7th में आ जाएगा। इसके ऊपर अगर आप साथ साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन चेक करें तो कुछ मेजर नहीं होने वाला है मेरे पास 6th और 7th में। चलो जी, तो 8th की बात करें। 8th होगा इन्वेस्टमेंट। 8th क्या होगा फिर मेरे पास? इन्वेस्टमेंट। 9 क्या होगा मेरे पास? एडवांस। 10 मेरे पास क्या होगा? फिक्स्ड एसेट्स। और 11 मेरे पास क्या होगा सर? अदर एसेट्स। ये चारों बातें बड़ी छोटी छोटी सी ही थी, ठीक है ना। ये आ जाएगा टोटल सर, ये क्या आ जाएगा मेरा? टोटल। चलो जी, तो एसेट साइड के सर 6 हेड हो गए या 6 शेड्यूल हो गए। एक बार मैं यहां लिख रहा हूं क्लैरिटी के पर्पज से, वापस वहां पर थोड़ा स्पेस कॉन्स्टेंट मुझे लगता है लग गया। चलो जी, 6th में क्या लिखा आपने सर? कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद आरबीआई। और यहां पर मैंने क्या लिखा सर? बैलेंस विद अदर बैंक एंड मनी एट कॉल। इतना ही लिख लो आप, मनी एट कॉल। 8th सर ये जो कैश और बैंक बैलेंस था मेरे पास वो आ चुके हैं। अब 8th पे बात होगी सर इन्वेस्टमेंट। 9 पे बात होगी सर एडवांस। और आपको पता ही है सर एडवांस ही क्या होता है सर इनके यहां पर मेन। 10 पे बात होगी सर फिक्स्ड एसेट्स। और 11 पे बात होगी सर करंट बोल लो या फिर अदर बोलो, अदर एसेट्स। चलो जी, अब अपना जो पर्पस है सर वो है क्या? ये बैलेंस शीट के मेरे 6 स्पेसिफिक शेड्यूल्स होंगे जो इसी सीक्वेंस में मुझे याद करने हैं, इसी सीक्वेंस में मेरे को इनको नंबर असाइन करना है और अच्छे से मुझे अपनी बात को समझना भी है। तो अब जैसे ही मेरे को 6, 7, 8, 9, 10, 11 समझ आएगा ना, तो आप माने कि सर आप कैपेबल हो जाएंगे किसी भी बैंक की बैलेंस शीट बनाने के लिए। चलो जी, बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब यहां से मैं ये स्पेस फ्री कर रहा हूं, ये चीजें मुझे यहां दिख रही है, चाहे थोड़ा मोटा हैंड राइटिंग का इशू आ सकता है आपको। चलो जी, ये लो 6th की बात करते हैं सर। 6th के अंदर क्या आना चाहिए सर? 6th के अंदर बात ये है सर, और स्पेसिफिक उसमें कुछ भी नहीं है। 6th के अंदर और स्पेसिफिक पॉइंट उसमें कुछ भी नहीं है। बैंक के पास जो कैश इन हैंड होगा और जो बैलेंस उसका आरबीआई के पास है सर, यही 2 चीजें मेरे शेड्यूल नंबर 6 में आनी है। तो शेड्यूल के नाम से ही शेड्यूल याद हो जाएगा और कोई लंबी चौड़ी बात वहां पर नहीं है। ये लो जी, रिमूव। 7 की बात करते हैं सर। 7 मेरे पास क्या है? 7 मेरे पास है बैलेंस विद अदर बैंक्स और मनी
एट कॉल एट शॉर्ट नोटिस। सर इसके अंदर भी दो ही चीजें आनी है, जो बैंक बैलेंस मेरा अदर बैंक के पास है, जो बैंक बैलेंस मेरा अदर बैंक के पास है, किसी भी वजह से हो सकता है, इनकी सर इंटर ट्रांजेक्शन चलती है लोन के रिगार्डिंग भी, ठीक है ना, तो वो आ जाएगा। और कोई भी अमाउंट मनी एट कॉल करके मैंने किसी को उधारा दिया है तो सर वो आ जाएगा। 6th और 7th में सर डिस्कशन जैसा कुछ नहीं है, इनका नाम भी आप याद रख लोगे तो इनकी आइटम भी अपने को याद हो जाएगी। चलो जी 8th की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट। 8th की बात करते हैं आप क्या सर, इन्वेस्टमेंट, कि बैंक ने जो जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, चलो जी किस नाम से हो सकता है वो, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। बैंक ने पैसा इन्वेस्ट किया है किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या किसी भी नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, तो शेड्यूल नंबर 8 सर इन्वेस्टमेंट में वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड अदर्स मेटल्स, अदर मेटल्स, ठीक है ना, गोल्ड सिल्वर आपने कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट किया है तो सर आ जाएगा। और उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करने के लिए क्या लिखता हूं आपको पता ही है, अदर्स। उसके अलावा भी सर कोई इन्वेस्टमेंट हो, अच्छा मुझे क्या करना है सर, वो ट्रायल बैलेंस में लिखेगा इन्वेस्टमेंट इन एब्रोड, आप उठा के 8th में डाल देंगे सर, आपने इन्वेस्टमेंट किया चाहे एब्रोड में किया हो चाहे इंडिया में किया हो, हम कहाँ डाल देंगे उसको सर, शेड्यूल नंबर 8 में डाल देंगे। तो एसेट साइड के 3 शेड्यूल सर बड़े आसान है, नाम में ही उनके अंदर की आइटम कवर हो जाती है सर। 6 था हमारा बैलेंस और आरबीआई, 7 था हमारा अदर बैंक और मनी, और 8th में क्या आ गया सर, इन्वेस्टमेंट। जहां पर भी इन्वेस्टमेंट इन लिखा आ जाए मतलब समझ जाओ सर ये बैंक के लिए इन्वेस्टमेंट है और अपने को इसको शेड्यूल नंबर 8 में क्या करना है, डालना है। चलो जी 9 की बात करते हैं, 9 एडवांसेस, थोड़ा सा मेन है, दैट्स वाई क्लासिफिकेशंस रिक्वायरमेंट आपको समझनी पड़ेगी। अभी जो पहले 8 शेड्यूल्स थे ना उसमें बहुत ज़्यादा कुछ क्लासिफिकेशन करने जैसा नहीं था, बड़ा ही क्वेश्चन आना है, और तो इसीलिए आप जैसे भी लिख दोगे ना उसको ऊपर नीचे लिख दोगे, आगे पीछे लिख दोगे तो भी बात चल जाएगी। लेकिन सर किसी भी बैंक के लिए एडवांस देना उसका सबसे मेन काम है, उसी के भरोसे तो बैंक जी रहा है। तो दैट्स वाई आपको क्या करना होगा कि सर इसको थोड़ा सा क्लासीफाई करके दिखाना होगा कि किस तरीके से आप अपनी बात को और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर जो शेड्यूल नंबर 9 है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलो जी देखिए इसके अंदर क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहले तो बिल डिस्काउंट, सबसे पहले तो बिल डिस्काउंटेड, मैंने जो भी बिल डिस्काउंट किया हुआ है, चलो जी कंसीडर करें मैंने आज कोई बिल डिस्काउंट किया जून की स्टार्टिंग में, आज मैंने कोई बिल डिस्काउंट किया जून की स्टार्टिंग में और वो अगस्त में मैच्योर हो जाएगा, तो सर वो मेरे लिए एसेट्स नहीं बनेगा। क्यों? आप तो 31 मार्च को सर बना रहे हैं और 31 मार्च तक वो बिल क्या हो चुका है, मैच्योर। तो इसीलिए मैं लिख रहा हूं बिल डिस्काउंटेड नॉट मैच्योर्ड येट, नॉट मैच्योर्ड येट। सर अभी तक ये क्या नहीं हुए हैं, अभी तक ये मैच्योर नहीं हुए हैं, तो सर ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, एसेट्स बन जाएगा। उसके बाद सर कोई भी टर्म लोन, उसके बाद सर टर्म लोन के बाद आप लिख सकते हैं सर कोई भी होम लोन, कोई भी कैश क्रेडिट लिमिट, कोई भी कैश क्रेडिट लिमिट्स, और क्या अदर्स लोन सर, अदर लोन्स। तो सर यही 5 चीजें तो वो थी सर जहां से बैंक को बेसिकली क्या आ रही थी, इनकम। इन सबके ऊपर डिस्काउंट, इंटरेस्ट, 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 डिस्काउंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट। यही सर आपका शेड्यूल नंबर 13 में चला गया था।
शेड्यूल नंबर 9 में आपने एसेट्स बनाया, शेड्यूल नंबर 13 में उसका इनकम चला गया, शेड्यूल नंबर 3 में आपने डिपॉजिट बनाया, लाइब्रेरी बनाई, शेड्यूल नंबर 15 में उसके खर्चे चले गए सर। तो ये हो गया सर सिंपल टोटल्स। मेरे पास टोटल मैंने लोन्स की फॉर्म में, टोटल मैंने लोन की फॉर्म में कितना पैसा दिया हुआ है। चलो जी, बिल डिस्काउंट, टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट और आप लिख सकते हैं यहाँ पर सर, ओवरड्राफ्ट आप और लिख सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी तो बैंक के लिए एसेट्स है ना, जो भी बैंक के यहाँ अब ओवरड्राफ्ट चल रहा है एट प्रेजेंट, वो भी बैंक के लिए क्या है, एसेट्स है। चलो जी, इसको हम फर्दर और कुछ कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। चलो जी, चेक करें कितना। ये पहली कैटेगरी होगी अमाउंट वाइज। सेकंड कैटेगरी सर, सिक्योरिटी वाइज क्लासिफिकेशंस। सिक्योरिटी वाइज शेड्यूल नंबर 9 ही चल रहे हैं, अमाउंट आपका यहां से आ गया। और थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझे आप, मैंने कहा ये पांचों चीजें 1-1 लाख है, 3-3 6 की 6 चीजें ये 1-1 लाख है, तो सर इसका मतलब कंफर्म है इस टाइम बैंक का जो एडवांस है वो कितना चल रहे हैं, 6 लाख। बैंक का जो एडवांस चल रहा है वो कितना चल रहा है, 6 लाख चल रहा है। सर इस 6 लाख को मैं किसी दूसरे तरीके से भी प्रेजेंट कर सकता हूं, मैं किसी दूसरे तरीके से भी प्रेजेंट कर सकता हूं, सिक्योरिटी वाइज क्लासिफिकेशंस, कि सर इसमें से सिक्योर्ड कितना है, इसमें से सिक्योर्ड बाय गारंटी कितना है, और अनसिक्योर्ड कितना है, और अनसिक्योर्ड कितना है। चलो जी, ये बात तो मानते हो कि टोटल तो सर फिर भी 6 लाख ही आएगा, लोन 6 लाख ही है। आप जब यहां पर डालेंगे ना एडवांस, तो यहां पर आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, यहां पर आपका अमाउंट 6 लाख आ जाएगा, उसमें तो कोई भी दुराई नहीं है, वो तो 6 लाख है तो सर 6 ही लाख है। आप 4 बार क्लासीफाई करके दिखा दोगे तो ये थोड़ी ना है कि 6 लाख इंटू 4 सर मेरा एडवांस 24 लाख हो जाएगा, वो तो 6 लाख ही है। ये सिंपल था कि कहां पर कितना अमाउंट है। अब दूसरी वाली क्लासिफिकेशन से है कि सिक्योर्ड बाय एसेट्स कितना है, 3 लाख, सिक्योर्ड बाय गारंटी कितना है, 1 लाख, और अनसिक्योर्ड कितना है सर, 2 लाख। टोटल कितना हो गया सर, 6 लाख। तो ये दूसरी क्लासिफिकेशन हो गई। अब जब मैं बड़ा क्वेश्चन करूंगा ना, बड़ा क्वेश्चन करूंगा, ट्रायल बैलेंस दूंगा, मैं एडजस्टमेंट दूंगा आपको 5 या 6, और आपको कहूंगा बैलेंस शीट बना दो, तो सर हमें ये वाली क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं है। फिर मुझे वहां पर ये वाली क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं है, और ना ही वो आपको डाटा देने वाला है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मैं आपको बहुत सारे लोन्स देके 5 नंबर में या 6 नंबर में आपको यही कह सकता हूं क्या, कि प्रीपेयर शेड्यूल नंबर 9 फॉर पर्टिकुलर बैंक। अगर मैंने आपसे 5 नंबर में खाली ये पूछ लिया कि किसी भी बैंक के लिए आप क्या कर दो, शेड्यूल नंबर 9 बना के दिखा दो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एडवांस दिखाना पड़ेगा अमाउंट वाइज, सिक्योरिटी वाइज। अमाउंट वाइज 6 लाख, सिक्योरिटी वाइज क्लासिफिकेशन वो भी कितना आ जाएगा, 6 लाख। चलो जी, थर्ड, तीसरा क्लासिफिकेशन भी हो सकता है सर इस 6 लाख का। इस 6 लाख का तीसरा क्लासिफिकेशन क्या होगा, ये ए बी, इसको सी बोलो, सी जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशंस। एडवांसेस इन इंडिया, एडवांसेस इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, एडवांसेस इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। मैंने कहा इंडिया में हमारा एडवांस है 5,60,000, तो आउटसाइड इंडिया कितने हैं, 40,000। टोटल कितना हो जाएगा सर, 6 लाख। टोटल कितना हो जाएगा, 6 लाख। तो एक ही बात की क्लासिफिकेशन में 3 तरीके से मैंने किया, अमाउंट वाइज, सिक्योरिटी वाइज, या फिर जियोग्राफिकल वाइज, कि मैंने अपना लोन कहां कहां दिया हुआ है। चलो जी, पॉइंट नंबर 4, एक और क्लासिफिकेशन हो सकती है सर, एक और क्लासिफिकेशन हो सकती है, कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन नंबर डी, ट्रम। एडवांसेस ड्यू विद इन ईयर, विद इन 1 ईयर और बियॉन्ड 1 ईयर, बियॉन्ड 1 ईयर। कि सर इस 6 लाख में से 1,20,000 मैंने कहा अगले साल ड्यू हो जाएगा, और 4,80,000 मोर देन 1 ईयर लेटर, मोर देन 1 ईयर लेटर क्या होगा सर, मेरा ड्यू हो जाएगा। तो ये सर कुछ इस तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकती है।
और एक बात तो आप माने, कोई भी क्लासिफिकेशन में अगर करना चाहूं इस तरीके की, तो मुझे पता तो होना चाहिए ना कि टोटल लोन कितना है, 6 लाख, उसमें से कैसे कैसे है, इंडिया में कितना, आउटसाइड इंडिया कितना, ठीक है ना, सिक्योर्ड कितना, अनसिक्योर्ड कितना, 1 साल में कितना, 1 साल के बाद कितना। तो सर ये मेरा शेड्यूल नंबर 9 था। मेजर वही 5-6 चीजें आपको ध्यान रखनी है, लोन, होम लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट लिमिट, बिल डिस्काउंट एंड परचेज बट नॉट मैच्योर्ड येट। सर ये चीजें मेरी कहाँ आ जाएंगी, शेड्यूल नंबर 9 में आ जाएगी, शेड्यूल नंबर 9। चलो जी, शेड्यूल नंबर 9 के बाद अब चलते हैं शेड्यूल नंबर 10, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स। शेड्यूल नंबर 10 फिक्स्ड एसेट्स। बहुत ज्यादा सर इसमें कुछ नहीं करना, अब पिछले 4 सालों से मतलब जानते हैं कि सर फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन सी होती है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और अदर्स। ठीक है ना भाई, कोई कंप्यूटर है, लैपटॉप है, एटलीस्ट इस लेवल पे आपको अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि फिक्स्ड एसेट्स में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। चलो जी 11, ये 11 है हमारा अदर एसेट्स सर। चलो जी, अब जोन से भी कोई भी एसेट्स है, लगता है आपको एसेट्स है और इन 5 कैटेगरी में नहीं आई है, 6, 7, 8, 9, 10 5 शेड्यूल्स में सर अभी तक नहीं आई है, तो फिर आप क्या करेंगे सर, उसको अदर्स में डाल देंगे। अदर्स में क्या हो सकता है, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी एक्रूड इंटरेस्ट, ये एक्रूड की स्पेलिंग मेरी ठीक है ना, ज्यादा डाउट नहीं करने का। एक्रूड इंटरेस्ट सर, कोई भी इंटरेस्ट जो एक्रू हो चुका है लेकिन मुझे अभी तक मिला नहीं है। एक्रूड इंटरेस्ट लाइबिलिटी भी थी ना आपकी, आपको देना भी तो हो सकता है और आपको लेना भी हो सकता है। उसके बाद सर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, चेकबुक और कोई भी स्टैंप्स। चलो जी, कोई स्टेशनरी का स्टॉक है आपके पास, चेकबुक का स्टॉक है आपके पास, कोई इंटरेस्ट एक्रूड हो चुका है, कोई टैक्स एडवांस पेड है, अदर आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, अदर्स आप लिख सकते हैं। तो ये थी सर मेरी शेड्यूल नंबर 11 में अदर एसेट्स। तो पहले 5 सर लाइबिलिटी के थे, कैपिटल, रिजर्व, डिपॉजिट, बोरोविंग और अदर। अगले जो 6 हैं वो एसेट्स के हैं। कैसिन है, हैंड एंड बैलेंस विद आरबीआई। 7th मनी एट शॉर्ट नोटिस और बैलेंस विद बैंक। 8वें पे इन्वेस्टमेंट, 9वें पे लोन्स और एडवांसेस, 10वें पे फिक्स्ड एसेट्स, 11th पे क्या, करंट एसेट्स। एक बार रिवाइज करेंगे और एक बार जब हम एक क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो जो बात है वो हमें आसान लगनी स्टार्ट हो जाएगी बड़े आराम से। चलो जी, शेड्यूल नंबर 12 और कर लेते हैं। 12 का बैलेंस शीट के टोटल में कोई भी रोल नहीं है। मेरी बैलेंस शीट इन 5 से और इन 6 से क्या कर जाएगी, टैली कर जाएगी। लेकिन आपको इस टोटल के बाद शेड्यूल नंबर 12 बनाना पड़ेगा और शेड्यूल नंबर 12 में क्या क्या आ सकता है वो आप चेक कर लेते हैं, क्योंकि शेड्यूल नंबर 12 की हर एक आइटम को आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। शेड्यूल नंबर 12 में आ जाएगा कंटिंजेंसी एंड अदर ऑब्लिगेशंस। अदर ऑब्लिगेशंस, तो इसके अंदर सर क्या क्या लिख सकते हैं हम, कोई बिल्स फॉर कलेक्शन हो सकता है। आप पहले ही जान चुके हैं सर इसका अकाउंट कैसे बनेगा। ये ना मेरे लिए एसेट्स है ना मेरे लिए लाइबिलिटी है, ना मेरे लिए एसेट्स है ना मेरे लिए लाइबिलिटी है। लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटी वाला। अदर गारंटी, एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट। एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट। अगर ये चीजें आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगी ना, ये सारी चीजें ट्रायल बैलेंस में मिलेगी, तो पक्की बात है सर डेबिट साइड में भी मिलेगी और क्रेडिट साइड में भी मिलेगी, दोनों तरफ मिलेगी, तभी तो मेरा ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। ना ये मेरी एसेट्स है ना ये मेरी लाइबिलिटी है, ना ये मेरा खर्चा है ना ये मेरी इनकम है, तो ये ट्रायल बैलेंस के कभी भी आपको एक साइड नहीं मिल सकती। एक साइड मिलेगी तो फिर मैच कैसे करेगा ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना। तो इसीलिए इन सबके बैलेंस आपको डेबिट में भी मिलेंगे और
क्रेडिट में भी मिलेंगे। आप उसके लिए क्या बनाएं, शेड्यूल नंबर 12 बना दें, बैलेंस शीट का टोटल मैच होने के बाद इसका टोटल सर उसके नीचे भी दिखा दें, ताकि सामने वाले यूजर्स को फुल इंफॉर्मेशंस हमारी बैंक की बैलेंस शीट के रिगार्डिंग उसे आसानी से मिल जाए। तो ये था सर मेरा बैलेंस शीट। अब हमें मेक श्योर करना होगा क्या कि सर पहले 12 शेड्यूल हम अच्छे से याद करें जो कि बैलेंस शीट के रिगार्डिंग है, फिर 13 to 16 वाले शेड्यूल्स सर हम अच्छे से याद रखें, प्रॉफिट और लॉस वाले हैं। कल अपन ने एक क्वेश्चन किया प्रॉफिट और लॉस का, और देखने में वो भी सर बड़ा क्वेश्चन लग रहा था। ठीक, कंसीडर दूसरी सिचुएशन सर, एग्जाम में पीएल बनाना ना आए और बैलेंस शीट बनानी आ जाए, तो क्वेश्चन की जो लेंथ है सर कल वाले क्वेश्चन के मुकाबले 3 गुना हो जाएगी। तो कल 4 शेड्यूल थे और सर आज 12 शेड्यूल है, तो समझें सर 12 शेड्यूल बनाना, उसके टोटल को एग्जैक्ट मैच करना होगा क्या एग्जाम में। पहले मैं 12 शेड्यूल्स बनाऊंगा, उन सबको अलग से टोटल करूंगा, फिर उसको बैलेंस शीट में पेस्ट करूंगा और फिर टोटल करूंगा, और फिर वो टोटल अगर मैच ना होगा ना तो आप साफ समझो कि दिमाग की दही हो जाने वाली है। तो इसीलिए चैप्टर जो है ना कंसेंट्रेशंस का है, विल ट्राई कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक ही क्वेश्चन करवाऊं और बड़े अच्छे तरीके से स्लो और सिंसियर मैनर में करवाऊं। चलो जी, ये तो दूसरी सिचुएशन थी कि सर एग्जाम में क्या आ जाए, एग्जाम में बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ जाए। सिचुएशन नंबर 3, prepares the profit or loss account and balance sheet of ABC Bank. Also prepare all the schedules. Working should form part of your answer. और क्वेश्चन आ जाए 10 नंबर का, तो समझ लेना सर हमें क्या करना है। हमें फिर ऐसे क्वेश्चंस को ना इन द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन सारे क्वेश्चंस करने के बाद ही हाथ लगाना है। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन करने बैठा तो पता चले साहब 1 घंटा लग गया और क्वेश्चन फिर भी ठीक नहीं हुआ। चलो जी, तो होप सो कि इन दोनों लेक्चर्स के बाद, ये तीनों लेक्चर्स के बाद पीएल और बैलेंस शीट वाले आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन समझ आएगा कि हमें किस तरीके से करना है। आज नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपको होमवर्क दूंगा, वो आप करें और फिर उसके डाउट्स आप देखते हैं कि किस तरीके से इनिशिएट करेंगे। चलो जी, आज के लिए गुड बाय। उसके बाद देखते हैं कि कल हम किस तरीके से अपनी बात को इनिशिएट करें। चलो जी, गुड बाय।